जाकर लोगों को जाके देते थे। आजकल तो मोबाइल में अपना फ़ोटो सेंड कर देते हैं, उस वक्त तो ऐसा नहीं था। पावर है, मैं ये मानता हूँ कि हम इंसानों को एक पावर दी है, वो है सोच। मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं खुद भी ग्रो करता हूँ, तो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा इनबिल्ट पैशन भी है टीचिंग का। एज एन एक्टर डेफिनेटली आप स्क्रिप्ट को बार बार पढ़िए। अगर आप सिनेमा के लिए कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं, आप थिएटर के लिए करते हैं तो डिफरेंट एंगल से पढ़ो। जितने एक्सपर्टीज़ के अंदर आपको गाइडेंस मिल जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन स्क्रिप्टिंग अगर स्क्रिप्ट राइटर है तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। नहीं है, फिल्म का कोई माध्यम नहीं है, आप किसी भी तरह से उस स्टोरी को प्रेजेंट कीजिए, लीनियर नॉन लीनियर कैसे भी। तो राइटर डायरेक्टर बन सकता है और डायरेक्टर राइटर बन सकता है। नमस्कार, स्वाभिमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज हमारे गेस्ट हैं संदीप महाजन जी, जो अभिनय की दुनिया के एक जाने माने कलाकार हैं। तो शुरुआत करते हैं उनसे। संदीप सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और अपने बारे में संक्षिप्त परिचय कुछ दीजिए। मेरा नाम संदीप महाजन है, मैं एक एक्टर टीचर और थिएटर आर्टिस्ट, बस यही हूँ। थिएटर की दुनिया से सर आपने शुरुआत की अपने करियर की जी। तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि थिएटर जब आपने शुरू किया था जिस दौर में, और आज जो थिएटर या फिर हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ इस फील्ड में जो बदलाव आए हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आज आपको इसने किस आकार में पहुंचा दी, मीन्स आपको किस तरह से शेप किया है? देखिए, डेफिनेटली थिएटर तब ऐसा होता था, मोबाइल्स नहीं होते थे जब मैंने शुरू किया था 1998 में जी। तब आपके पास सही ग्रुप तक रीच कर पाना एक अपने आप में एक स्ट्रगल होता था। आज आपके पास वो सारे यंत्र हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आपको ट्रेनिंग करने के लिए। चीज़ें लोग आसपास हैं आपके। उस टाइम बहुत कम होते थे। मुझे याद है FTI पुणे बंद हो चुका था एक्टिंग डिपार्टमेंट में, सिर्फ डायरेक्शन चलता था, एडिटिंग चलता था। तब MP स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं होते थे, रोहतक में एक सरकारी इंस्टीट्यूट है वहाँ नहीं होता था। सिर्फ NSD एक ऐसा माना जाता था कि यहाँ से अगर आपने कोर्स कर लिया तो आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो मैंने भी बस उसी तरफ अपना रास्ता चुना। मैंने वहाँ के कुछ NSD पर्सनैलिटीज़ है, VK शर्मा हैं, अवतार सानी जी हैं, उनके साथ काम किया, थिएटर ग्रुप्स के साथ ज्वाइन किया। फिर मुझे मौका मिला कि NSD की एक वर्कशॉप हो रही थी जहाँ पर सभी NSD के फैकल्टीज़ आके आपको ट्रेनिंग दे रहे थे। करीबन 2 महीने की वो वर्कशॉप थी। उस वर्कशॉप ने मेरे अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आया। वहीं से मुझे ऑफ़र आया NSD में जॉब करने का। तो मैंने एज एन TI कंपनी में जॉब किया, जहाँ मुझे ये सिखाया गया कि ट्रेन कैसे किया जाता है बच्चों को। और वहाँ पर हम नाटक भी करते थे, हम स्कूलों में भी जाके परफॉर्म करते थे। उस चीज़ ने मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस लाए। तो एक तरह से डायरेक्शन की ट्रेनिंग थी NSD में? डायरेक्शन की, एक्टिंग की, ओवरऑल। अच्छा, एक्टिंग, डायरेक्शन, सब कुछ। तो सर NSD से शुरुआत करते हुए आप आगे अभिनय में, फिल्मों में या फिर एडवर्टीज़मेंट में, इस सेक्टर्स में भी आपने कुछ काम किया है? डेफिनेटली रुझान था तो इसलिए काम किया। तो कितना स्ट्रगल है कि एक थिएटर से बैकग्राउंड से निकलकर फिल्म में आना या फिर एडवर्टीज़मेंट में आना, या फिर क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलना थोड़ा सा आज के डेट में भी स्ट्रगल माना जाता है। और आपके समय 1998 से आपने शुरुआत की थिएटर की, उस समय कितना स्ट्रगल था? रीच करने का स्ट्रगल था। आप उस वक्त अपने हाथ में हार्ड कॉपीज़ ले जाकर लोगों को जाके देते थे। आजकल तो मोबाइल में अपना फ़ोटो सेंड कर देते हैं, उस वक्त तो ऐसा नहीं था। हाँ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। हाँ, तो हम क्या करते थे कि फ़ोटोज़ खिंचवा कर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे, अपनी फ़ोटोज़ उनको जाके देते थे और फ़ोटो के पीछे अपनी डिटेल्स लिखते थे। तब कास्टिंग डायरेक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। आप सीधा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या कोई प्रोडक्शन वाला या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी इस फील्ड में काम कर रहा है उससे मिलते थे, इन्फॉर्मेशन लेते थे, कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसके पास जा सकते हैं।
बस यही एक आज के टाइम में तो ऐसा है कि इंटरनेट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन के तौर पर, और कास्टिंग डायरेक्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ गया है। आपको पता है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर से जाके मिलना है, अब आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मिलते भी नहीं हैं क्योंकि आपको सीधा उन्हीं के थ्रू जाना पड़ता है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सर आपको आज के हिसाब से अगर देखें, प्रेफरेंस आपकी क्या है, फिल्मों में जाना या फिर थिएटर? अच्छा काम करना। अच्छा काम करना, जहाँ पर अच्छा बेहतर मौका मिले, जहाँ अच्छा काम करना बस। तो क्या इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट सेक्टर में कुछ? एडवर्टीजमेंट सेक्टर में देखिए एक्टर का ज़्यादा काम होता नहीं है, सीधी बात है, पैसे मिलते हैं। आपको एक दिन का अच्छा पैसा मिल जाता है, जिससे 1-1.5 महीने का खर्चा निकल जाता है एक दिन में, और क्या चाहिए आपको। हाँ, डेफिनेटली फिल्म्स में इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिल्म्स में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वही चीज़ आप करना चाहते हैं। अच्छा सब्जेक्ट हो, अच्छा रोल हो, या फिर छोटा रोल हो, लेकिन आप वो रोल करना चाहते हो, इम्पैक्ट पैदा कर रहा हो, दैट्स इट। मीन्स मज़ा आना चाहिए और आपको पैशन के लिए करना है काम। तो सर आज के युवाओं को आप जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ड्रीम्स के पीछे भागिए, घबराइए मत। और देखिए, भगवान ने सबको एक एक पावर दे रखी है। आप एनिमल्स की बात करेंगे तो हर एक एनिमल्स के अंदर एक पावर है। मैं ये मानता हूँ कि हम इंसानों को एक पावर दी है, वो है सोच, दिमाग। मैं सोच की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जैसा सोचेंगे आपके रास्ते वैसे ही खुलेंगे जी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और उन चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि वो नेगेटिव थॉट्स को जाकर आप उसको खाना खिलाकर अपने आप को डिप्रेस करा लेंगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, हैव अ पॉजिटिव थॉट, मूव अहेड एंड अपनी फाइट लड़िए। बहुत काम है। बहुत इंस्पिरेशनल बातें आपने कही। तो एक्टिंग के अलावा आपको क्या क्या पसंद है? एक्टिंग के अलावा मुझे एक्टिंग ही पसंद है। बेसिकली मुझे समहाउ टीचिंग भी पसंद है। मुझे अपने आप को बच्चों के साथ जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं खुद भी ग्रो करता हूँ। तो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा इनबिल्ट पैशन भी है टीचिंग का। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ और उनके साथ थिएटर करता हूँ, प्लेस करता हूँ या वर्कशॉप करता हूँ, तो आई एंजॉयड इट लॉट। तो ट्रेन करना आपको ज़्यादा लुभाता है एक तरह से, कह सकते नहीं है? हाँ, बट दोनों हैं मुझे। दोनों बैलेंस। जी, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, तो डायरेक्शन या एक्टिंग, क्या प्रेफरेंस रहेगी आपकी? अगर देखिए, अगर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं थिएटर डायरेक्शन में करीबन 13 नाटक डायरेक्ट कर चुका हूँ, और उसका एक अलग ही अनुभव रहा है मेरा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक डायरेक्ट किए हैं। मोहन राकेश जी का आधे आषाढ़ का एक दिन, और आधे अधूरे। मैंने भानु भारती जी का एक अंधा युग नाटक भी डायरेक्ट किया, तो उसका एक अलग मज़ा है। हाँ, एक्टिंग का एक अलग मज़ा है। तो ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन, टीचिंग और एक्टिंग तीनों मेरा। स्क्रिप्ट पे कितना काम करना पड़ता है सर? स्क्रिप्ट एक बाइबल की तरह होती है। एज एन एक्टर डेफिनेटली आप स्क्रिप्ट को बार बार पढ़िए। अगर आप सिनेमा के लिए कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं, आप थिएटर के लिए करते हैं तो डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना कॉमन है। पहले आप समझिए कि स्टोरी क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है जी। उसको पहले से ही प्री अज्यूम मत करिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसको 3-4 बार पढ़िए, अपने आप आपके अंदर थॉट्स आएंगे। क्योंकि आप स्क्रिप्ट को अगर बाइबल नहीं मानोगे तो आप कहीं पर पहुंच नहीं पाओगे जी। तो सर आज के डेट में स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले दोनों अलग अलग है या फिर एक ही है? देखिए, स्क्रिप्ट के 3 दायरे होते हैं। पहले तो स्टोरी, फिर होता है स्क्रीन प्ले, फिर होता है डायलॉग्स। ठीक है, स्टोरी में आप 1 पेज या 2 पेज में स्टोरी डिफाइन कर देते हैं। फिर स्क्रीन प्ले की सीन बाय सीन क्या हो रहा है, फिर उसके अंदर डायलॉग्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टोरी बोर्डिंग के साथ? स्टोरी बोर्डिंग तो ज़्यादातर एड्स में ही होती हैं, फिल्मों में कम ही होती हैं, हॉलीवुड फिल्मों में अभी भी होती हैं। स्टोरी बोर्डिंग तो फिर हो गया ना, फ्रेम बाय फ्रेम आप उसको बनाते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो क्या स्क्रिप्टिंग पे काम करने के लिए अलग अलग जिस तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं अलग अलग संस्थानों से, जैसे FTII हो गया या फिर और सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट हो गया जी। या तो क्या स्क्रिप्टिंग पे अलग से कोर्सेज की ज़रूरत है
या फिर डायरेक्शन में ओवरऑल जो सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है उतना काफ़ी होगा सर? देखिए, मेरे ख्याल से ना आपको जितने एक्सपर्टीज़ के अंदर आपको गाइडेंस मिल जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन स्क्रिप्टिंग अगर स्क्रिप्ट राइटर है तो डेफिनेटली अंदर के उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, वो वही कहानियाँ लिखेगा जो उसके अंदर है जी, जो थॉट्स उसके अंदर है। अब उसको पेपर में कैसे उतारना है, आपको वो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहाँ आप उसमें ग्रो कर सकें। ठीक है जी। मानव कौल जी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो एक राइटर है, नाटक लिखते हैं जी। वो कहते हैं कि मैं रोज़ रात को 1 घंटा लिखता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बकवास लिख रहा हूँ, भद्दा लिख रहा हूँ, अच्छा लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ 1 घंटा लिखता हूँ जी। तो डेफिनेटली जब मैं रोज़ 1 घंटा लिखूंगा तो मेरी एक आदत बनेगी, और वो लिखावट कहाँ से आएगी? जो मेरे अंदर चल रहा है, या जो मैं देख रहा हूँ, या जो मैं सोच रहा हूँ, कहीं और से तो एलियन मेरे दिमाग में आके डालेगा नहीं। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है। अगर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए, एक्सपर्टीज़ मिल जाए, तो कोर्सेज आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है, होना भी चाहिए जी। क्योंकि आजकल क्या होता है कि कई फिल्मों में ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट राइटर अलग है, डायरेक्टर अलग है, और कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें सेम स्क्रिप्ट राइटर और वही डायरेक्शन भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अलग अलग स्क्रिप्ट राइटर और अलग डायरेक्टर होने से फिल्मों के साथ न्याय हो पाता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे बात कहूँ कि राजकुमार हिरानी जी ने ये स्टोरी लिखी थी पहली, मुन्ना भाई MBBS जी। वो लेके गए थे अपने विधु विनोद चोपड़ा के पास। तो उन्होंने, राजकुमार हिरानी जी ने नहीं सोचा था कि वो डायरेक्ट करेंगे, वो तो विधु विनोद चोपड़ा जी ने उनको फोर्स किया कि तुमने लिखी है, तुम डायरेक्ट करो, क्योंकि तुम इसको ज़्यादा समझ पा रहे हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो राइटर बहुत कोर ऑफ द हार्ट से लिखता है, और उससे बेटर विजन कौन कर सकता है। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसके लिए स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन में चाहिए होता है। मान लें एक्शन फिल्म है, अब क्या करोगे आप, आपको चाहिए कुछ एक्सपर्टीज़ इसमें। तो आज का ट्रेंड चेंज हो रहा है। बेसिकली फिल्म क्या है, आप एक स्टोरी कहना चाहते हैं, एक स्टोरी टेलिंग की तरह आप वो स्टोरी कह रहे हैं। आप फिल्म का कोई दायरा नहीं है, फिल्म का कोई माध्यम नहीं है, आप किसी भी तरह से उस स्टोरी को प्रेजेंट कीजिए, लीनियर, नॉन लीनियर, कैसे भी। तो राइटर डायरेक्टर बन सकता है और डायरेक्टर राइटर बन सकता है जी। सर, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से क्या फिल्मों ये आम धारणा है कि OTT के आने से फिल्मों में ज़्यादा रचनात्मकता आई है, और क्योंकि सेंसर बोर्ड का रोल यहाँ पे होता नहीं है उस प्रकार से, तो क्या लगता है आपको कि OTT प्लेटफॉर्म आगे चल के इस दिशा में, अभिनय की दिशा में एक नई क्रांति लेके आएगा? देखिए, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। OTT ने बहुत सारे एक्टर को काम दिया है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को काम दिया है, और मैं ये भी मानता हूँ कि कंटेंट के तौर पर हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो हम सिर्फ सोचते थे कि यार ये फिल्मों में कुछ करते क्यों नहीं। इसका मतलब लोगों के पास आइडियाज़ थे, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। TV आपको बजट नहीं देता था, OTT ने वो एक गैप फिल किया है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं। इस चक्कर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद सेंसर के तौर पे आप कहेंगे जो होनी भी चाहिए, कि इतना भी फ्रीडम नहीं होना चाहिए कि आप स्टोरी से भूल के सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ दिए जा रहे हैं। वो स्टोरी नहीं होती है कि लोगों को हिट कर जाए तो बना दो। तो मीन्स एक तरह से हमारे पास कलाकारों का जखीरा है। लेकिन उसको सही तरीके से कुछ गंदी मछलियाँ उसमें आ जाती, हाँ कुछ आ जाती, थोड़ा एक्सपेरिमेंट उसमें हो जाता है। दैट्स ओके। इलस्ट्रेशन। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आशा करेंगे कि आप फिल्मों में या अभिनय की दुनिया में कुछ बड़ा काम करें। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।